साथियों नमस्कार। सारथी पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। हम उपस्थित हैं हिंदी विषय पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। आज ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द किसे कहते हैं? 4 विकल्प हैं। ग्रामीण भाषा का शब्द संकर शब्द कहलाता है, संस्कृत भाषा का शब्द संकर शब्द कहलाता है, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द संकर शब्द कहे जाते हैं, या फिर 2 भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहा जाता है। तो संकर शब्द किसे कहते हैं, इस प्रश्न के संदर्भ में 4 विकल्प हैं। आपको बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो हमें पता है कि 2 भाषाओं के मेल से या 2 भाषा के शब्दों के मेल से बने शब्द ही क्या कहलाते हैं? संकर शब्द। जैसे लिखा हुआ है रेल गाड़ी। अब यहाँ पर रेल और गाड़ी 2 शब्द हैं, दोनों को मिला करके हमने एक शब्द बनाया रेलगाड़ी। रेल है अंग्रेजी भाषा का शब्द, जबकि गाड़ी है हिंदी का शब्द। जैसे लिखा हुआ है टिकट घर। क्या लिखा है बोलिए? टिकट घर। अब यहाँ पर टिकट जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जबकि घर किसका है? ये हिंदी भाषा का शब्द है। तो 2 भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्द ही क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहे जाते हैं। तो निश्चित रूप से डी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? सुत शब्द, सुत का मतलब होता है बेटा या पुत्र। अब ये पुल्लिंग शब्द है, इसको स्त्रीवाचक बनाना है, स्त्रीलिंग बनाना है, तो किस प्रत्यय का प्रयोग करना होगा? तो सुत शब्द के साथ जब हम आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? सुता। और सुता किसको कहते हैं? पुत्री को कहते हैं। तो निश्चित रूप से डी विकल्प सही उत्तर है। सुत के साथ आ प्रत्यय का प्रयोग करके सुत को स्त्रीवाचक बनाया जाएगा। अगला प्रश्न, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। नाक का बाल होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, या फिर पालतू होना। तो नाक का बाल मुहावरे का सही अर्थ होता है अधिक प्रिय होना। सी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? 4 शब्द दिए हैं, इनमें से कौन सा शब्द है जो अश्व का पर्यायवाची नहीं है? घोड़ा अश्व का पर्यायवाची होता है क्या? बिल्कुल होता है। घोटक ये भी अश्व का पर्याय है। हय अश्व का पर्याय है, लेकिन कटक अश्व का पर्याय नहीं है। कटक किसका पर्याय होता है? सेना का। सेना के पर्याय होते हैं कटक हो गया, अनी, दल, चमू, ये सब सेना के पर्याय हैं। तो निश्चित रूप से इस चौथे प्रश्न में सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? कटक। ये अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता है, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता है, चलता रहता है, उसके लिए कौन सा एक शब्द प्रयुक्त होगा? ये वाक्यांश से प्रश्न है। वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द लिखना है। तो जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसको क्या कहेंगे? अस्थिर कहेंगे, अडिग कहेंगे, यायावर कहेंगे, या फिर गतिशील कहेंगे। तो जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? यायावर। सी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं इसके रचयिता कौन हैं? प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि या कवयित्री की हैं? ये प्रश्न है। तो बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये पंक्तियां किसकी हैं? माखनलाल चतुर्वेदी की हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं, सोहनलाल द्विवेदी की, या फिर रामनरेश त्रिपाठी की हैं। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान। ये पंक्तियां किस कवयित्री की हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं। बी विकल्प सही उत्तर है। समास का अर्थ होता है, समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप, विच्छेद, विस्तार, या फिर नवीन अर्थ। तो समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप, है ना। समास का अर्थ क्या होता है? 2 या 2 शब्दों के मेल से बने हुए शब्द को हम समास कहते हैं, और समास का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? संक्षेप हो जाता है। ए विकल्प सही उत्तर है। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। पेडागॉजी से प्रश्न, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है?
तो दो प्रकार का शिक्षण होता है, एक होता है निदानात्मक, एक होता है उपचारात्मक। निदानात्मक शिक्षण में बच्चे की जो कमियां हैं उन कमियों का पता लगाया जाता है, और उपचारात्मक में उन कमियों को दूर करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो उपचारात्मक कहलाता है। 4 विकल्प हैं, सही उत्तर क्या होगा? बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना, ये उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है कि बच्चों की त्रुटियां कौन कौन सी उसकी सूची बना लें। या फिर तीसरा विकल्प है बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चों को व्यस्त रखना दूसरा विकल्प है। और पहला है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना। तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? ए, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान करना कि कहाँ-कहाँ पर क्या-क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं बच्चे को, और उन कठिनाइयों का निदान करना ही उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य हो जाता है। ए विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न कह रहा है प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? जो हमारे 4 भाषा कौशल होते हैं, इन 4 भाषा कौशलों के अंतर्गत कौन सा एक कौशल नहीं आता है? तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 भाषा कौशल होते हैं। सुनना, बोलना, और फिर क्या होता है? पढ़ना, है ना? और उसके बाद क्या होता है? लिखना। ये 4 भाषा कौशल होते हैं। लेकिन हँसना कोई कौशल नहीं है। हँसना कौशल भाषाई कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। जो नहीं आता है वही सही उत्तर हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं निश्चित रूप से सी विकल्प सही उत्तर है। 9वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 5 सितंबर को, या फिर 14 सितंबर को। 26 जनवरी को क्या होता है? गणतंत्र दिवस होता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और शास्त्री जयंती होती है। 5 सितंबर को क्या होता है? टीचर्स डे अर्थात शिक्षक दिवस होता है। अब एक ही विकल्प शेष है, कौन सा है? 14 सितंबर। 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, और इसी उपलक्ष्य में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो ए विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है, फिर से एक बार शिक्षण शास्त्र का प्रश्न है, काव्य शिक्षण का उद्देश्य कौन सा है? 4 विकल्प हैं। भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, ये काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। या व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना, अथवा रसानुभूति एवं आनंद अनुभूति कराना। तो काव्य शिक्षण का उद्देश्य होता है, काव्य को गाया जाता है और गाने के पीछे उद्देश्य क्या होता है? विराम चिन्हों से परिचित कराना? नहीं। व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, ये भी गलत विकल्प है। संगीत कला में निपुण बनाना, ये भी गलत है। तो सही विकल्प हमारा कौन सा है? काव्य शिक्षण का एक ही उद्देश्य होता है, रसानुभूति और आनंदानुभूति कराना। डी विकल्प सही उत्तर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? 4 वाक्य दिए जा रहे हैं 4 विकल्पों में। राम जाता है, इसमें विशेषण है? नहीं है, केवल कर्ता और क्रिया है। सीता फल खाती, इसमें कर्ता कर्म और क्रिया है, कहीं कोई विशेषण नहीं आया हुआ है। मेरी गाय काली है, इसमें देखिए गाय की विशेषता बताई गई है कि गाय कैसी है? काली है। तो निश्चित रूप से सी विकल्प सही उत्तर है। जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है, यहाँ भी विशेषण नहीं है। मेरी गाय काली है, ये काली शब्द जो है ये गाय की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण है, सी विकल्प सही है। अच्छा, विशेषण ये जो है ये गाय के बाद आया है, विशेष्य के बाद आया है, और जो विशेष्य के बाद आने वाला विशेषण होता है उसको हम क्या कहते हैं? विधेय विशेषण। और जो विशेषण विशेष्य से पहले आता है उसको क्या कहते हैं? विशेष विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न, नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है? जब बच्चों को नाटक सिखाया जाता है तो नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है लाभ? शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है क्या? या पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय करने से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है? बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है? या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है? जब बच्चे पात्रों के अनुसार अभिनय करते हैं तो अभिनय के माध्यम से बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। बी विकल्प सही उत्तर है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। 4 शब्द दिए हैं, किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है ये बताना है।
वाहनारूढ़, वाहन पर आरूढ़, सत्ताधीश, सत्ता का आधीश, गंगाजल, गंगा का जल, और रेखा चित्र, रेखा से बना चित्र। 4 विकल्प हैं। इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग किस विकल्प में हो रहा है, किस शब्द में हो रहा है? तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं वाहनारूढ़ में अधिकरण कारक का प्रयोग है। वाहनारूढ़ का विग्रह हम जब करेंगे, ये सामासिक पद है, तो इसका विग्रह क्या होगा? वाहन पर आरूढ़। क्या होगा बोलिए? वाहन पर आरूढ़। और यहाँ पर देखिए पर चिन्ह आ रहा है, और में, पे, पर, ये चिन्ह किसके होते हैं? अधिकरण कारक के होते हैं। तो निश्चित रूप से ए विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज कहा जाता है? जो हमारे 9 रस हैं, इनमें से किस रस को रसराज कहा जाता है? हास्य रस को, वीर रस को, या श्रृंगार रस को, या इनमें से कोई नहीं? तो हमें पता है कि श्रृंगार रस को आचार्य विश्वनाथ ने रसराज कहा है, रसों का राजा कहा है, या रसपति कहा है। तो ए विकल्प निश्चित रूप से सही हो जाएगा। अच्छा, करुण रस को किसने रस का राजा कहा है? तो करुण रस को रसों का राजा कहा है किसने? भवभूति ने कहा है। किसने कहा है बोलिए? भवभूति ने। भवभूति ने क्या कहा है कि करुण रस ही एक रस है, और ये करुण रस ही क्या है? रसों का राजा है। तो करुण रस को रसों का राजा किसने कहा है? भवभूति ने। जबकि पंडित विश्वनाथ त्रिपाठी ने श्रृंगार रस को रसों का राजा या रसराज कहा है। तो निश्चित रूप से ए विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? जो घनानंद हैं, इनको हम किस युग का कवि मानते हैं? आदिकाल युग का, भक्तिकाल का, रीतिकाल का, या भारतेंदु काल का? तो घनानंद को आदिकाल का, भक्तिकाल का, रीतिकाल का, या भारतेंदु काल का, किस काल का कवि माना जाता है? ये प्रश्न है। और यहाँ निश्चित रूप से सही उत्तर क्या हो जाएगा? रीतिकाल। घनानंद रीतिकाल के कवि हैं, और ये रीति मुक्त धारा के कवि हैं। रीतिकाल की 3 धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। और घनानंद जो हैं, ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। सी विकल्प सही उत्तर के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 4 शब्द दिए हैं, किस शब्द की वर्तनी सही है ये आपको बताना है। आशीर्वाद की वर्तनी सही है या आशीर्वाद की? आशीर्वाद या फिर आर्शीवाद? ये 4 विकल्प जो है, इनमें से सही वर्तनी वाला, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आशीर्वाद। सी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? जो को चिन्ह होता है, ये किस कारक का होता है? इससे किस कारक चिन्ह का बोध होता है, ये बताना है। तो कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म का होता है को, करण का से साथ के अर्थ में, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के रारी रे, और अधिकरण क्या होता है? में, पे, पर, संबोधन हे, अरे, भो आदि, ये चिन्ह होते हैं। और को चिन्ह से हमें निश्चित रूप से किस कारक के चिन्ह का बोध होता है? कर्म कारक के चिन्ह का। ए विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम पूछा गया है, उपनाम बताना है। तो हरिऔध किसका उपनाम है? अयोध्या सिंह उपाध्याय का। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम है। गुलेरी चंद्रधर शर्मा, इनका उपनाम क्या है? गुलेरी है। अब अज्ञेय एक विकल्प शेष है, और ये अज्ञेय ये उपनाम है किसका? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय लिखा जाता है। तो निश्चित रूप से सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा इस 19वें प्रश्न में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, बिहारी के प्रसिद्ध हैं। बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं? कवित्त, सवैया, पद, या दोहा? तो बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं? दोहे प्रसिद्ध हैं। डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पुनः प्लस जन्म होगा, पुरन प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म, या पुनः प्लस आजन्म? तो पुनर्जन्म में विसर्ग संधि है, और पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पुनः प्लस जन्म। ए विकल्प सही उत्तर है इस 21वें प्रश्न में। अगला प्रश्न, शोक किस रस का स्थायी भाव होता है? तो शोक किस रस का स्थायी भाव है? शांत का है, या करुण का है, हास्य का है, या फिर वीर का है? तो निश्चित रूप से यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? शोक स्थायी भाव होता है किसका? करुण का।
शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, हास्य का हास होता है और वीर का क्या होता है, उत्साह। तो सही उत्तर हमें मिल चुका है, वे विकल्प सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? सूरदास की जो रचना है सूरसागर, ये रचना किस भाषा में की गई है इनके द्वारा, ये प्रश्न है। अवधी भाषा में है, ब्रज में है, खड़ी बोली में है या फिर राजस्थानी में है? तो चार विकल्पों में से सही उत्तर यहाँ पर कौन हो जाएगा, ब्रज भाषा। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है, ब्रज भाषा में की है, बी विकल्प सही उत्तर है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? पुनः वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है और वाक्यांश क्या है, जिसका जन्म अच्छे कुल में हुआ हो या जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, कुलीन होगा, समृद्ध होगा, धनी होगा या कृपण होगा? तो कृपण कहते हैं किसको, कंजूस को। धनी जिसके पास बहुत धन होता है, समृद्ध जिसके पास अपार संपत्ति होती है उसको समृद्ध कहते हैं। अब एक ही विकल्प हमारे सामने शेष है और वो कौन सा है, वो है कुलीन। ठीक है, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, कुलीन हो जाएगा। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आता है, कुलीन। ए विकल्प सही उत्तर के साथ अगले प्रश्न की बात करते हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाता शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। तो दाता का धात्री होगा, दात्री होगा, दात्र या दाती? तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, दात्री होता है। सी विकल्प सही उत्तर है। 25वें प्रश्न में, लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो लड़का पेड़ से गिरा है मतलब पेड़ से अलग हो रहा है, और अलग होने में कारक कौन सा होता है, अपादान। तो निश्चित रूप से अपादान कारक का ये उदाहरण है। ए विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पापी में कौन सा विशेषण है? पापी में कौन सा विशेषण है ये बताना है। विशेषण के चार प्रकार होते हैं, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक। लेकिन जो पापी शब्द है इसमें कौन सा है? तो देखिए, पापी शब्द क्या सर्वनाम से बना है? जो सर्वनाम से बने विशेषण होते वो सार्वनामिक कहलाते हैं, तो ये सर्वनाम से नहीं बना, इसका मतलब ये विकल्प गलत है। पापी क्या संख्या का बोध करा रहा है? तो संख्या का बोध नहीं करा रहा, इसलिए संख्यावाचक भी नहीं है। परिमाण का माप तौल का बोध करा रहा है, ये विकल्प भी गलत उत्तर है। तो सही विकल्प क्या है, गुणवाचक विशेषण। पापी क्या है, गुणवाचक विशेषण है, और निश्चित रूप से सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कल कांति थी। नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कल कांति थी। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा है। तो यहाँ पर सी चिन्ह आ रहा है, सम सा सम सी, सा सी सम सरस सरिस सदृश, ये जहाँ पर वाचक शब्द आते हैं वहाँ पर अलंकार कौन सा होता है, उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो निश्चित रूप से ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बीजक किसकी रचना है? तो बीजक रचना किसकी है, कबीरदास की है, सूरदास की है, तुलसी की है या जायसी की है? तो जायसी की रचना क्या है, पद्मावत है। तुलसी की रचना क्या है, रामचरितमानस है। सूरदास की सूरसागर, साहित्य लहरी, ये सब रचनाएं किसकी हैं, सूरदास की हैं। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा, कबीरदास हो जाएगा। बीजक की रचना किसने की है, बीजक किसकी रचना है, कबीरदास की है। अगला प्रश्न, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबै लगी। इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं? भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबै लगी। इसकी रचना सूरदास ने की है, कुंभन दास ने, नंददास ने या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर ने? तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक इनकी रचना है और उद्धव शतक से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इस सही उत्तर के साथ ही आज की ये श्रृंखला यहीं पर संपन्न होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं और क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम पुनः मिलेंगे हिंदी विषय पर आधारित ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो यूपी टेट में निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाएंगे।
अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।